हेलो फ्रेंड्स, क्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज है 24 सितंबर और हम 18 से 24 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और आज के वीडियो का जो लाइक का जो टारगेट रखा गया है, वो क्या रखा गया है? वो रखा गया है मात्र और मात्र 20 लाइक का टारगेट। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या होने वाला है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ब्लॉक चेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? किसकी बात कर रहे हैं? शीर्ष देश। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? तो क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिएगा। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये एक तरह की आभासी मुद्रा होती है। आभासी मुद्रा यानी कि आप ये समझिए कि एक वर्चुअल करेंसी है जो कंप्यूटर आधारित मुद्रा होती है। आपने कंप्यूटर नाम सुना है ना? कंप्यूटर आधारित जो होती है ये मुद्रा होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, तो बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, है ना? और ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक वर्ड है, आपने सुना होगा। ब्लॉकचेन की बात करें तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके लेन देन की जो भी प्रोसेस होती है ना? ये जो इसके लेन देन की जो यूज होने वाली जो तकनीक है, जो प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो बोला जाता है ब्लॉकचेन। क्या बोला जाता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हम इसी को बोलते हैं। और अभी इस कंपनी ने ये बताया है कि क्रिप्टो अपनाने वाला जो शीर्ष देश है वो कौन बना है? वो बना है अपना भारत। यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने चामरान वन लॉन्च किया है? पहली चीज तो ये चामरान वन क्या है? आपको ध्यान रखना है, चामरान वन जो है ये एक शोध यानी कि रिसर्च सैटेलाइट है। क्या है? रिसर्च सैटेलाइट है, शोध उपग्रह है चामरान वन। और इसको जो लॉन्च किया है वो ईरान ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। एक रिसर्च सैटेलाइट है। अगर हम बात करें तो इससे किस रॉकेट से किया गया है, ये नाम याद रखिएगा, पूछने के लिए इंपॉर्टेंट है ना? QAEM क्वीम 100 रॉकेट का नाम है ये। इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा और, अगर यहाँ पर देखें हम, तो ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी की बात करें अगर हम, तो तेहरान इसकी राजधानी है ईरान की। ईरान से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। रामसर साइट्स के बारे में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। रामसर साइट की बात करें, है ना, यानी आर्द्र भूमि की बात कर रहे हैं, तो टोटल अभी कितनी है? वर्तमान में 85 है। और ध्यान रखिएगा, ये जो रामसर साइट्स है ना, ये रामसर कन्वेंशन जो हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो 2 फरवरी, कब? 2 फरवरी 1971 में ये रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर नामक एक जगह पर हुई थी। ठीक है। इस्माइल हनीये की हत्या हुई थी अभी ईरान की राजधानी जो तेहरान है, जो आप तेहरान की बात कर रहे हैं, यहीं पे कौन थे? इस्माइल हनीये। ये हमास के राजनीतिक प्रमुख थे। याद आ रहा आप लोगों को कुछ? चलिए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी थी। अच्छा, एक ऐसे ही आप लोगों ने एक और मिशन का नाम सुन रखा होगा, है ना? पोलोरिस मिशन। पोलोरिस मिशन क्या है? तो पोलोरिस मिशन जो है ये स्पेस एक्स ने अपने, या मतलब स्पेस एक्स ने अपने एक फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया था। बेसिकली ये काम क्या करता है? ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एक बार में लेकर के जा सकता है और वहां पर क्या कर सकता है? लोगों को स्पेस वॉक करवा सकता है, यानी अंतरिक्ष में चहलकदमी करवाने का काम कर सकता है। चलिए, बात करते हैं थोड़ा सा हाल ही में भारत द्वारा जो लॉन्च महत्वपूर्ण उपग्रह है उनकी बात कर रहे हैं। तो एक आपने नाम सुना होगा EOS, यानी कि अभी हाल ही में ये जो EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन, इसकी बात कर रहे हैं, सैटेलाइट की। क्या है ये? ये है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ध्यान रखिएगा, ये आपदा प्रबंधन के लिए, किसके लिए? आपदा प्रबंधन के लिए इसको लॉन्च किया था अभी हाल ही में भारत ने। ठीक है। फिर चंद्रयान 3 आप सभी लोगों को पता है, LVM 3 मार्क 4 से इसको लॉन्च किया गया। इनसैट 3DR की बात करें अगर, तो इनसैट 3DR ये एक मौसम उपग्रह है। क्या है? मौसम उपग्रह है, जिसे भी हाल ही में किससे लॉन्च किया गया? GSLV F14 से लॉन्च किया गया। एक्सपोसेट की बात करें तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 ये सौर मिशन है हमारा, है ना, सूर्य का अध्ययन करने के लिए, इसे PSLV C57 से लॉन्च किया गया। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये C58 है। क्या है? C58 है एक्सपोसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेल्जियम इंटरनेशनल, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम।
बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पहली चीज तो ये क्या चीज है? ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। किसका टूर्नामेंट है? बैडमिंटन का टूर्नामेंट है और ये जीता है अनमोल खरब ने। किसने जीता है? अनमोल खरब ने। बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ब्रुसेल्स में राजधानी है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? यहीं पे नाटो का हेडक्वार्टर है ना, यूरोपीय यूनियन का भी हेडक्वार्टर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें यहाँ पर तो अभी बैडमिंटन से रिलेटेड एक चीज आपको याद दिलाऊं मैं यहाँ पर, उबेर कप की। उबेर कप आपको याद आ रहा है? उबेर कप और साथ ही साथ एक थॉमस कप, ये दोनों ही बैडमिंटन के टूर्नामेंट हैं और ये दोनों ही जो टूर्नामेंट है किसने जीता है? ये दोनों ही चीन ने जीता है। कब? 2024 के टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बैडमिंटन के प्लेयर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बैडमिंटन के एक प्लेयर बी प्रणीत साई का नाम आपको याद आ रहा होगा, है ना, बी प्रणीत साई। इन्होंने अभी क्या किया है? संन्यास की घोषणा की है, इन्होंने अभी संन्यास लिया है। साथ ही साथ अगर आपको याद आ रहा हो तो अभी अश्विनी पोनप्पा, इसकी बात कर रहे हैं, अश्विनी पोनप्पा, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है ना। बैडमिंटन वाला भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उड़ने वाले लुप्त प्राय मेढक राकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस की खोज कहाँ हुई है? तो आपको ध्यान रखना है, ये एक लुप्त प्राय मेढक है जिसकी खोज अभी हाल ही में कहाँ पर की गई है? तो केरल में की गई है। केरल इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कहाँ पर की गई है? तो मालाबार तट पे। आपको पता है ना मालाबार जो तट है ये कहाँ पर है? तो ये मालाबार का तट केरल में है। सबको पता है कि मालाबार तट जो होता है वो केरल में है ना, यहाँ पर। अब एक चीज यहीं पे याद दिलाता हूँ, इस नाम को कैसे याद रखेंगे? मालाबारिकस। तो मालाबारिकस में मालाबार आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा इसका नाम। तो मालाबारिकस से याद हो जाएगा मालाबार तट, और मालाबार तट कहाँ पर है? केरल के अंदर है। ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें तो अभी तमिलनाडु से कुछ याद आ रहा है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति जिसका नाम क्या है? दक्षिणी विंग। क्या नाम है? दक्षिणी बर्ड विंग। ये तितली की सबसे बड़ी प्रजाति, दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति जिसकी खोज अभी हाल ही में कहाँ पर हुई है? तमिलनाडु में हुई है। अच्छा, नागालैंड में याद आ रहा है किसी को? नागालैंड में अभी हल्दी की प्रजाति की नई खोज हुई थी। नागालैंड के अंदर अगर हम बात करें तो अभी एक हल्दी की नई प्रजाति की खोज हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हम बात कर रहे हैं 21 सितंबर की। तो 21 सितंबर को जो दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस, यानी बी और सी दोनों आपके आंसर जो है वो सही होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 21 सितंबर, इस बार 21 सितंबर जो है वो कब पड़ा है? वो पड़ा है सितंबर के थर्ड शनिवार को। कब? थर्ड शनिवार को। थर्ड शनिवार यानी सितंबर का जो तीसरा शनिवार है इसमें ना 2 दिवस और मनाते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे, है ना। पहले आप यहाँ पर देखिए, इन दोनों दिवसों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। सबसे पहले बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की बात करें अगर, तो इसकी थीम क्या रहने वाली है 2024 के अंदर? तो शांति की संस्कृति विकसित करना यानी कल्टीवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पे वर्ल्ड एल्जाइमर दिवस, एल्जाइमर क्या होता है? इसमें ना थोड़ा सा मतलब भूलने की बीमारी होती है, ये ब्रेन संबंधित यानी मस्तिष्क संबंधित ये बीमारी होती है। खास करके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बुढ़े लोग होते हैं ना, को थोड़ा-सा मतलब ये इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है और ये भी 21 सितंबर को मनाया जा रहा है। डिमेंशिया और अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय, ये आपकी थीम है इस बार की। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, सितंबर के तीसरे शनिवार को 2 दिवस मनाए जाते हैं। चूँकि इस बार सितंबर का जो तीसरा शनिवार पड़ा है, वो कब पड़ा है? वो आपका पड़ा है 21 सितंबर को। सितंबर का थर्ड सैटरडे। एक है आपका इंटरनेशनल रेड पांडा डे और दूसरा है आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे की बात करें यानी कि हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस की। ठीक है, ये भी आपका दिवस जो है मनाया जा रहा है। चलिए, इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना प्रमुख की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अमरप्रीत सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है।
ये हैं अमरप्रीत सिंह और ये अभी भारतीय वायुसेना के क्या बने हैं, प्रमुख बने हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने विवेक राम चौधरी की जगह ली है। किसकी? विवेक राम चौधरी की, है ना, VR चौधरी, आपको नाम ध्यान रखना है, इनकी जगह इन्होंने ली है। दरअसल विवेक राम चौधरी जो है ये 30 सितंबर को, कब? 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और अब इनकी जगह पे कौन कार्यभार संभालेंगे, तो अमरप्रीत सिंह संभालेंगे। अच्छा, यहीं पे आपको एक और चीज याद दिलाऊं कि अभी वायुसेना के ये तो प्रमुख बनाए गए हैं, अभी वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए थे, याद आ रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने पढ़ा था, कौन बनाए गए थे? तो उप प्रमुख जो बनाए गए थे वो तेजिंदर सिंह बनाए गए। कौन? तेजिंदर सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। उप प्रमुख तेजिंदर सिंह बनाए गए और प्रमुख अभी कौन बनाए गए हैं? अमरप्रीत सिंह। अच्छा, दिनेश कुमार त्रिपाठी से कुछ याद आ रहा है आपको? दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। किसके? भारतीय नौसेना के। उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो ये जो थल सेना है उसके प्रमुख बनाए गए हैं। तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीदरलैंड ने किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? क्या बात कर रहे हैं हम? नीदरलैंड के अंदर भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपको कुमार तुहिन का नाम ध्यान रखना है। कुमार तुहिन जो है वो भारतीय राजदूत के तौर पर कहाँ पर? नीदरलैंड के अंदर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। यूरो यहाँ की करेंसी है और डिक सूफ जो है वो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अच्छा, अरुण गोयल का नाम ध्यान रखिएगा। अरुण गोयल जो है ये अभी हाल ही में क्रोएशिया, कहाँ के? क्रोएशिया के नए राजदूत बनाए गए हैं, भारतीय राजदूत। स्वाति विजय कुलकर्णी की बात करें तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, अभी अल्जीरिया के अंदर भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त की गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कवियूर पोन्नम्मा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो कवियूर पोन्नम्मा की बात करें अगर, कवियूर पोन्नम्मा जो है ये एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन बी आपका सही है। और अभिनेत्री कौन सी? तो आपको ध्यान रखना है, मलयालम अभिनेत्री थी, है ना, मलयालम अभिनेत्री थी। मलयालम यानी केरल में चलती है ये मलयालम भाषा। ठीक है, और अगर हम बात करें थोड़ा सा और यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको, कवियूर पोन्नम्मा को। अच्छा, हाल ही में कुछ हुए और निधन की बात कर लेते हैं, जो निधन अभी हाल ही में हुए हैं। तो सीताराम येचुरी का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका? सीताराम येचुरी का नाम ध्यान रखिएगा। ये CPIM के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। अरुण वासुदेव ये एक फिल्म विद्वान रह चुके हैं। उमेश उपाध्याय पत्रकार, है ना। CJ राजगोपाल की बात करें तो ये लेखक रह चुके हैं। तसुंग दावली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये चीनी अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे, है ना। भौतिकी में इन्हें 1957 में नोबेल पुरस्कार मिला है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका निधन हुआ है। बुद्ध देव भट्टाचार्य ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2000 से लेकर के 2011 तक ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 की बात करें अगर यहाँ पर, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो डुनिथ वेलालेज की बात करते हैं, समर विक्रमा की बात करते हैं। ये दोनों ही श्रीलंका के हैं, है ना। अगर मैं समर विक्रमा और डुनिथ वेलालूज की बात करूं यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि पुरुष कैटेगरी में डुनिथ को चुना गया है, पुरुष कैटेगरी के अंदर डुनिथ को चुना गया है, और महिला कैटेगरी के अंदर किसको चुना गया है? समर विक्रमा को चुना गया है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है अगस्त 2024 के लिए। दरअसल ICC के द्वारा हर महीने, है ना, प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो चुना जाता है। अच्छा, पिछली बार किसको चुना गया था? अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में आपको ध्यान रखना है, जुलाई के अंदर गैस एटिंगसन ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, है ना, और चमारी अथापतु ये श्रीलंका की महिला प्लेयर हैं, इनको चुना गया था। वहीं पे बात करें अगर जून 2024 के लिए, तो दोनों ही इंडिया के प्लेयर थे, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 की, इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 की बात करूं तो इसके अंदर शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है वो केरल ने प्राप्त किया है। किसने? केरल ने। अच्छा, यहीं पे आपको ना कुछ चीजें और रिकॉल करवा दूंगा मैं, उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज को देखिए। इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर केरल की। केरल की राजधानी क्या होने वाली है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है केरल की राजधानी? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अच्छा, केरल की बात करें अगर यहाँ पर, तो अभी डॉग फिश याद आ रहा है किसी को? डॉग
फिश जो है एक शार्क मछली की प्रजाति है ना, डॉग फिश शार्क जो है इसकी नई प्रजाति को कहाँ पर खोजा गया? केरल में खोजा गया है। अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको आईएनएस मालपे और मुल्की के बारे में पढ़ाया था, याद आ रहा है? आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की के बारे में लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। इसको कहाँ से कोई कमीशन किया गया है? केरल में ही लॉन्च किया गया था, है ना। अभी 10 दिवसीय ओणम फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो केरल में किया गया, ये भी आपने लोगों ने पढ़ा। तो ये चीजें आपको केरल से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी शॉर्ट में NRAI, इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है कलिकेश सिंह देव को बनाया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। वहीं पे आर एस भट्टी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है आर एस भट्टी अभी CISF के नए क्या बनाए गए हैं? महानिदेशक बनाए गए हैं। दलजीत सिंह चौधरी की बात करूं अगर मैं तो ये BSF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। पी श्रीनिवासन की अगर मैं बात करूं तो ये NSG के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, फीडे 100 पुरस्कार यानी फीडे 100 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर नाम याद रखना है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन का पुरुष कैटेगरी के अंदर, और महिला कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है जूडिथ पोलगर का। ये दोनों लोगों को फीडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा तो एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जो मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे के हैं, है ना। ये पुरुष कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये जीता। ये इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो था वो भी जीता है, तो इसलिए ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 14वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की। तो 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस यानी कि पुरुष कैटेगरी का है ना राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है ये किसने जीता है? तो इसे जीता है पंजाब ने। किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, हॉकी इंडिया जूनियर जो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है इसका कौन सा संस्करण है? तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 14वां संस्करण है। बात करें अगर तो संस्करण कौन सा है? 14वां संस्करण है। आयोजनकर्ता कौन है? आयोजन मतलब आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये करता नहीं है, यहाँ पर आयोजन जो है वो जालंधर पंजाब में किया गया है और ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम के अंदर किया गया है, ठीक है। आयोजनकर्ता जो है वो हॉकी इंडिया है और विजेता कौन? पंजाब। उप विजेता कौन? तो उत्तर प्रदेश का नाम आपको ध्यान रखना। 9 से 19 सितंबर 2024 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पे ना कुछ और हॉकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों का जिक्र करूंगा, उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया की जो स्थापना हुई है वो 2009 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दिलीप टर्की का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये अभी वर्तमान में नए इसके हेड हैं। अच्छा, यहाँ पे हॉकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ध्यान से समझिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। 8वीं एशियाई मेंस कैटेगरी का, ठीक है, पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 में ये कहां पर आयोजन किया जा रहा है? तो चीन के हुलुनबुई में किया जाएगा। वहीं पे 8वीं एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर? तो राजगीर बिहार के अंदर आयोजन किया जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की बात करूं, है ना, जूनियर वर्ल्ड कप की, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पुरुष कैटेगरी की बात कर रहे हैं, 2025 में ये कहां पर भारत में होने वाला है? वुमेन्स हॉकी लीग 2024, ये रांची झारखंड में। अब यहाँ पे बात करते हैं, अभी FIH हॉकी 5S महिला कैटेगरी और पुरुष कैटेगरी दोनों का वर्ल्ड कप हुआ था 2024 के अंदर। इसका आयोजन मस्कट में हुआ था और विजेता कौन? तो नीदरलैंड जो है वो विजेता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो किसको हराया था नीदरलैंड ने? तो मलेशिया को हराया था। नीदरलैंड ने मलेशिया को हराया था। पुरुष की पुरुष कैटेगरी वाली जो टीम है, पुरुष कैटेगरी का वर्ल्ड कप था, उसने नीदरलैंड ने मलेशिया को हराया। और वहीं महिला कैटेगरी की बात करें तो नीदरलैंड ने इंडिया को हराया था, ठीक है। और महिला कैटेगरी और पुरुष कैटेगरी दोनों का 5S जो ये वर्ल्ड कप है ये किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी की बात करें तो इसका आयोजन मलेशिया में हुआ है। विजेता कौन? जापान। जापान ने किसको हराया था? तो पाकिस्तान को हरा करके इसने, पाकिस्तान हार गया था और जापान जीत गया था।
अभी पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ, इसमें भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 19वां जो एशियन गेम्स 2023 लास्ट में हुआ था वो भी आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा हॉकी से याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पर हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 जो है वो किसने लॉन्च किया है। तो श्वेत क्रांति की बात करें तो अमित शाह को आप यहाँ पर देख रहे हैं, अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। श्वेत क्रांति है क्या चीज, उसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूं, जैसे श्वेत क्रांति की बात करूं, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करूं, तो एक इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था श्वेत क्रांति के बारे में, याद आ रहा है किसी को? एक श्वेत क्रांति आपने पढ़ा था, ये क्या था? ये दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए, है ना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, एक श्वेत क्रांति आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, याद आ रहा है? जिसके जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आपको ध्यान रखना है ना। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, और किस लिए चलाया गया था? यही दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर ये जो श्वेत क्रांति 2.0 है, इसकी बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? ये महिला किसानों में एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। कुछ जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं। पहला तो दूध के उत्पादन को बढ़ाना, दूध निर्यात को प्रोत्साहित करना, डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और महिला किसानों को सशक्त बनाना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की बात करें अगर, तो इन्होंने क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ शुरू किया है? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है, ये अभियान मुंबई में शुरू किया गया। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें यहाँ पर तो 21 सितंबर को, कब की बात है ये? 21 सितंबर को समुद्र तट सफाई अभियान है एक तरह का। ये क्लीन द बीच अभियान क्या है? ये समुद्र जो होता है ना, उसके जो तट हैं, बीच का मतलब क्या होता है? समुद्र का तट, उसी का ये सफाई अभियान है जो मुंबई में शुरू किया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने, है ना, पर्यावरण मंत्री हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीराम फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी श्रीराम फाइनेंस ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये श्रीराम फाइनेंस का लोगो देख रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर राहुल द्रविड़ को। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है कि राहुल द्रविड़ जो है ये श्रीराम फाइनेंस के क्या बनाए गए हैं? तो अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो बीपीसीएल के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, है ना। नीरज चोपड़ा की बात करें तो इसी बीपीसीएल के स्पीड पेट्रोल, है ना, इसी बीपीसीएल के स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। और साथ ही साथ एक एवरेडी जो बैटरी सेल कंपनी, नाम आप लोगों ने सुना होगा, बैटरी की कंपनी है एवरेडी, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। वहीं कैटरीना कैफ की बात करें तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, Xiaomi इंडिया का नाम, है ना, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है Xiaomi इंडिया, जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम आपको ध्यान रखना है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु की बात करूं तो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो पीवी सिंधु को बनाया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वो किसका? मनु भाकर का। मनु भाकर का नाम इसलिए ध्यान रखना है कि एक ही ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीत करके लेके आई थी, और इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बंदरगाह मंत्रालय का। किसका? बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो पीवी सिंधु को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की बात करें तो ये जो खिताब है ये किसने जीता है? इसकी बात कर रहे हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2000, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब। ठीक है, तो ध्रुवी पटेल का नाम आपको ध्यान रखना है। ध्रुवी पटेल जो है, इन्होंने ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो खिताब है अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, नाम क्या है? मेलबर्न यूनिवर्सिटी। ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। इसने अभी हाल ही में अपना वैश्विक केंद्र जो प्रारंभ किया है वो कहाँ पर किया है? तो वो जो वैश्विक केंद्र है ये नई दिल्ली में, भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है, यहाँ पर प्रारंभ किया है। बेसिकली क्यों प्रारंभ किया है? तो एजुकेशन, रिसर्च और इंडस्ट्री के नॉलेज देने के लिए स्थापित हुआ है। और ऐसा ही अगर आपको याद आ रहा हो तो अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था कि एक ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी थी, नाम क्या है? साउथहैम्पटन। याद आ रहा है किसी को? साउथहैम्पटन ये यूनिवर्सिटी जो है, इसने अभी अपना जो
परिसर है, इस साउथहैम्पटन जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसने अपना परिसर जो है अभी हाल ही में कहाँ पर, गुरुग्राम के अंदर इसने स्थापित किया है। याद आ रहा आप लोगों को, है ना? ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। फिर बात करते हैं बेबी कोलंबो मिशन की। बेबी कोलंबो मिशन जो है ये क्या है? तो बेबी के कोलंबो मिशन जो है ये किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो बुध ग्रह का नाम आपको ध्यान रखना है। इसने बुध ग्रह की दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है और इस फोटो के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत से गड्ढे दिख रहे हैं, क्रेटर और काल्डेरा जैसी संरचना दिख रही है ना? ये बुध ग्रह की पहली फोटो है दक्षिणी ध्रुव की जो बेबी कोलंबो मिशन ने लिया है। बात करें अगर इस मिशन की, तो ये जो मिशन है ये 2018 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था और ये यूरोपीय जो आपकी मतलब ईएसए आपको ध्यान रखना है प्लस जास्का, ये किसका है? ये आपका है जापान की, है ना, स्पेस एजेंसी। दोनों ने मिल करके, है ना, इस उपग्रह को मिल करके लॉन्च किया है। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है एक जास्का मतलब जाक्सका, है ना, जास्का और नासा दोनों ने मिल करके एक लकड़ी का उपग्रह जो है इसको लॉन्च किया। एक इसरो और नासा ने मिल करके निसार उपग्रह आपने पढ़ा होगा, है ना, निसार उपग्रह लॉन्च किया था। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है जास्का मतलब ये जो जाक्सा है, जाक्सा और इसरो, इन दोनों ने मिल करके भी एक, यानी जापान और अपनी जो इसरो है, दोनों ने मिल करके एक रूपेक्स मिशन का नाम ध्यान रखिएगा। कौन सा? रूपेक्स मिशन, इसको भी लॉन्च किया है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में बिठा करके चलनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसे लागू करने वाला जो तीसरा राज्य है वो कौन सा बन गया है? तो तीसरा राज्य बन गया है आपका उत्तराखंड। इससे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम जो है लागू किया है। अच्छा, संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम ये है क्या? बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई धरना दे रहा है, कोई हड़ताल कर रहा है और ऐसी स्थिति में किसी भी सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उसकी जो भरपाई होगी वो भरपाई किसके द्वारा की जाएगी? तो वो जो भरपाई है वो उस क्षति पहुंचाने वाले इंसान से की जाएगी। ठीक है, तो यही है ये अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां दिव्य कला मेला का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? तो बात करें दिव्य कला मेले के बारे में, तो जो इसका उद्घाटन किया गया है वे विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ पर? विशाखापट्टनम, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, इस मेले का उद्देश्य क्या है? तो इस मेले का जो उद्देश्य है, देश भर में जो भी दिव्यांग उद्यमी या जो कारीगर हैं उनके जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं और जो शिल्प कौशल है उसका ना प्रदर्शनी किया जाएगा यहाँ पर, है ना? उनके जो उनके हाथ की सफाई है, जो उनका मतलब परिश्रम है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो वो बनाते हैं, वो दिव्यांग लोग, उनको ना प्रमोट किया जाएगा, यहाँ पर उनका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम से। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है, ये जो उद्घाटन किया गया है ये उद्घाटन किसने किया है? तो एक केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो दिव्य कला मेला है ये 19 से लेकर के 29 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का जो उद्घाटन किया गया है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के अंदर एक जिला है बेमेतरा। कौन सा जिला है? बेमेतरा जिला। इस बेमेतरा जिले के अंदर बात करें यहाँ पर तो एक कठिया गांव है। कौन सा गांव है? कठिया गांव है। इसी गांव में ये बांस का टावर जो है ना, इसका लोकार्पण किया है। किसने किया है उद्घाटन? तो नितिन गडकरी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो इसका उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। भव्य सृष्टि उद्योग के जो फाउंडर गणेश वर्मा है उन्होंने इसको बनाया है। लागत कुल 11 लाख की आई है। ऊंचाई जो है 140 फीट। वजन इसका 7400 किलो यानी 7400 किलो इसका वजन होने वाला है। इसकी जो जीवन काल है यानी 25 साल आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसका यूज क्या होने वाला है। तो यूज की अगर हम बात करें तो जैसे इसको ना रेडियो टावर के रूप में, टेलीकॉम टावर के रूप में या फिर ट्रांसमिशन जो टावर है इसके रूप में इसका यूज जो है वो किया जा सकता है।
तो छत्तीसगढ़ के अंदर बेमेतरा जिला, कठिया गांव जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2024 का छठवां यूनिकॉर्न कौन बना है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो छठवां जो यूनिकॉर्न बना है वो मनी व्यू जो कंपनी है ये बनी है। अब छठवां यूनिकॉर्न 2024 का, तो मनी व्यू कंपनी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मनी व्यू कंपनी जो है ये क्या करती है, क्या है ये मनी व्यू कंपनी? तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक तरह की स्टार्टअप कंपनी है ना, बेंगलुरु बेस्ड एक फिनटेक कंपनी है ना। फिनटेक मतलब जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है उसी को हम फिनटेक कंपनी बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि यूनिकॉर्न क्या होता है, तो जब कोई भी स्टार्टअप जिसकी जो ब्रांड वैल्यू है ना, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितना, $1 बिलियन अगर हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं। 2024 में ना 5 कौन-कौन से हैं पहले वाले, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो था 2024 में जनवरी में कृत्रिम, याद आ रहा है? ओला के जो मालिक हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, है ना? फिर मार्च 2024 की बात करें तो परफियस जो है ये भी एक फिनटेक कंपनी थी। फिर तीसरा जो यूनिकॉर्न बना था ये मई 2024 में, पोर्टर आपको ध्यान रखना है। फिर अगस्त 2024 में एथर एनर्जी, ध्यान रखिएगा। फिर अगस्त 2024 में ही रैपिडो, रैपिडो आप सभी ने यूज किया होगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बाइक टैक्सी, है ना, जैसे ओला है वैसे ही रैपिडो है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अब 2006 में जो छठवीं बनी है वो कौन बनी है, वो बनी है आपकी मनी व्यू, है ना, मनी व्यू जो है ये कंपनी बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एलसीए तेजस को उड़ाने वाली, यानी एलसीए तेजस क्या है, एक हल्की लड़ाकू विमान है। एलसीए तेजस जो है इसकी पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मोहना सिंह जो है ये एलसीए तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अच्छा, एलसीए की बात करें अगर, तो एलसीए जो है इसे किसने बनाया है? इसे हॉल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और ये पूरी तरह से आपको ध्यान रखना है ये स्वदेशी है ना, हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, जो खुद के देश में बनाया गया है। यहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कुछ और नाम आपको ध्यान रखना है। एक अवनी चतुर्वेदी का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। अवनी चतुर्वेदी की बात करें तो जो सुखोई है ना, सुखोई भी एक लड़ाकू विमान ही है हमारी। सुखोई उड़ाने वाली जो पहली महिला पायलट है वो कौन है? अवनी चतुर्वेदी। वहीं पे मैं बात करूं अगर यहाँ पर शिवांगी सिंह की, तो शिवांगी सिंह जो है ये राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किसको, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मोहना सिंह को। और अभी जो यहाँ पर जो युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था, तरंग शक्ति 2024 के दूसरे चरण का, उसी युद्ध अभ्यास के अंदर जोधपुर में इन्होंने ना जो वायुसेना का जो वायु अभ्यास था उसी की ये हिस्सा बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाल्को का सीएमडी किसे बनाया गया है? तो हम बात करें अगर नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का अगर सीएमडी किसे बनाया गया है, तो ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। ये नाल्को के क्या बने हैं? सीएमडी बने हैं नए। अच्छा, यहाँ पे नाल्को से आपको याद होना चाहिए कि जो नाल्को है ये एक नवरत्न कंपनी है। क्या है? एक नवरत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1981 में हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर? तो भुवनेश्वर में है। कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच, ध्यान रखिए, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के, पुरुष अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था। ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम के जो नए कोच बनाए गए, कौन बनाए गए हैं? संतोष कश्यप बनाए गए हैं। कौन? संतोष कश्यप जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, मनोला मर्केज की बात करें तो ये अभी पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको कुछ और भी नाम दिख रहे होंगे, जैसे अमोल मजूमदार की मैं बात करूं तो अमोल मजूमदार जो हैं ये महिला क्रिकेट टीम के अभी हाल ही में कोच बनाए गए थे। गौतम गंभीर का नाम आपको पता ही होगा, है ना। ये पुरुष क्रिकेट टीम के क्या बनाए गए हैं? कोच बनाए गए हैं। इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि त्रिपुरा के दौरे पर अभी गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने उद्घाटन किया। ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही होने वाला है। दरअसल त्रिपुरा के अंदर ये जो सिद्धेश्वरी मंदिर, ये कहाँ पर? तो त्रिपुरा के बरकाथाल, कहाँ पर?
बरका हाल एक स्थान है, वहां पर ये त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर है, उसी का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो बात करते हैं कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया का कोई पहला देश है या भारत का कोई पहला देश है या कोई पहली चीज है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है। तो बात करते हैं जॉर्डन की। जॉर्डन जो है ये पहला देश बना है। कुष्ठ रोग आप मतलब इससे भी ज्यादा मतलब खतरनाक दिखता है, वो मैंने इमेज जानबूझ के नहीं लगाई है, बस हल्की सी इमेज लगाई है कि आपको समझ में आ जाए किस टाइप का ये कुष्ठ रोग होता है। दरअसल कुष्ठ रोग की बात करें ना, तो ये एक संक्रामक बीमारी होती है। क्या होती है? एक संक्रामक बीमारी है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। कुष्ठ रोग, जिसे हम लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं, एक संक्रामक बीमारी है। इसी को ना हैंसन रोग भी कहा जाता है। ये क्या करता है? त्वचा, तंत्रिका तंत्र है ना, आंखों और श्वसन पथ के ऊपर ना जो म्यूकोसल सतह होती है उसको प्रभावित करता है। किस बैक्टीरिया से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। एक आपको ध्यान रखना है, इस बार 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया गया था, जो कि जनवरी के अंतिम रविवार को यानी जनवरी मंथ के लास्ट संडे को मनाया जाता है। और इस बार जनवरी मंथ का 2024 में जो लास्ट संडे पड़ा था वो 30 जनवरी को पड़ा था। थीम क्या होने वाली है? बीट लेप्रोसी इसकी थीम है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात करें अगर हम यहाँ पर, तो हमने जॉर्डन की बात की है ना। डब्ल्यूएचओ ने जॉर्डन को क्या घोषित किया? दुनिया का पहला देश ऐसा जो कुष्ठ रोग से मुक्त है। यहाँ पर 2 दशकों से कोई भी, हाँ, 20 साल से लगभग कोई भी कुष्ठ रोग की सूचना नहीं मिली है। बात करें यहाँ पर जॉर्डन की, तो यहाँ पे इजराइल के बगल में छोटा सा देश है जॉर्डन। यहाँ पर देखिए आप, है ना, ये आपका सीरिया है। यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये इजराइल है, इसी के बगल में यहाँ पे जॉर्डन आपको दिख रहा है ना। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो सीरिया हो गया, इराक है, सऊदी अरब है ना। बात करें यहाँ पे इसकी राजधानी क्या है? अम्मान। मुद्रा यहाँ की यानी करेंसी क्या है? तो आप कह सकते हैं दिनार यहाँ की करेंसी है। राजा अब्दुल्ला द्वितीय और प्रधानमंत्री जफर अल हसन। अभी हाल ही में अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री के पद पर जफर अल हसन को, याद रखिएगा, नियुक्त किया था प्रधानमंत्री के पद पर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए हाथियों को मारने की घोषणा जो है वो किसने की है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हाथियों की मारने की घोषणा। तो 200 हाथियों को, कितने? 200 हाथियों की मारने की जो घोषणा है इससे प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए, वो किया है जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला। रीजन क्या है? तो रीजन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत छोटा सा रीजन है, और वो ये है, यहाँ पे ना अकाल की वजह से, सूखा का मतलब क्या है? अकाल। अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे के अंदर लगभग 1 लाख हाथी है। अब यहाँ पर खाने की कोई और वस्तु तो है नहीं, अकाल पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ है। तो यहाँ की सरकार ने ये आदेश दिया है कि 200 हाथियों को मार करके जो पब्लिक है उसके अंदर इसे बांट दिया जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे सूखा पड़ गया है। तो इस वजह से यहाँ पे इनको ना बांटने की बात कही गई है। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो नामीबिया है, नामीबिया में भी अभी 2024 के स्टार्टिंग में 83 हाथियों को मार करके सरकार ने बंटवाया था, क्योंकि यहाँ पे भी सेम यही स्थिति थी, सूखा। अब देखिए, दोनों देशों की मैं ना आपको लोकेशन दिखाने वाला हूँ। लोकेशन को देखिएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। मुद्रा क्या है? तो आपको ध्यान रखना, जिग्र यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति इमर्सन मंगावा, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी जिम्बाब्वे, ठीक है। और इसी के बगल में यहाँ पे थोड़ी दूर पे ये आपको दिख रहा है नामीबिया, है ना। यहाँ पे 83 हाथियों को मारा गया था, और अभी यहाँ पे सूखे की वजह से 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है यहाँ की सरकार ने। अच्छा, हाथियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो अभी करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मनुष्य और जो हाथी हैं इनके बीच में जो संघर्ष है इसको रोकने के लिए असम ने अभी हाथी ऐप लॉन्च किया है। हर्पीज नामक एक वायरस है ना, इसके लिए एशियाई हाथी को दुनिया का पहला टीका अमेरिका में लगाया गया।
विश्व हाथी दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को हर साल विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत में कुल कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं, हाथियों की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया, तो 1992 में शुरू किया गया। 2010 में भारत को मतलब भारत ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो घोषित किया है। अच्छा, यहाँ पे ना एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू किया गया? कमेंट बॉक्स में इसके अंदर आपको आंसर देना है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू किया गया है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ आज के लिए इतना सफिशियंट है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्या था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है फिलेमोन यांग का नाम, किसका? फिलेमोन यांग का नाम आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, आज आपके लिए एक छोटा सा क्विज है। क्विज क्या है कि अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है इसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अभी इसका नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के जो लाइक का टारगेट रखा गया है, 20 लाइक का टारगेट रखा गया है ना? अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ना थोड़ा सा लाइक किया कीजिए, ठीक है, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप आंसर आपको कमेंट देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट में है ना, सबके पढ़ता हूँ, ठीक है। और अब जो है मेरे पास पेन टैब की सुविधा उपलब्ध है, तो मैं पेन टैब का यूज़ करते हुए आपकी जो क्लास है अब कल से जो है वो रेगुलर क्लास होने वाली है ना? 25 तारीख से रेगुलर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक और चीज़, अभी यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यूपी ट्रिपल एससी जेई की ना अभी नोटिफिकेशन आई है, जिसके अंदर खास करके कंप्यूटर का एक तो सेगमेंट आपको ध्यान रखना है, और एक आपको ध्यान रखना है यूपी स्पेशल। इन दोनों को मिला करके टोटल 35 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना? सिलेबस जो है वो कंप्यूटर का बिल्कुल नया अपडेटेड सिलेबस है। आप मान के चलिए कि 45% सिलेबस तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, है ना? जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, कंप्यूटर के इतिहास, ये सब तो पुराना सिलेबस है, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे 55% के आसपास सिलेबस जो है वो आपका बिल्कुल न्यू सिलेबस होने वाला है ना? जिसमें मशीन लर्निंग है, आपकी डीप लर्निंग है ना? बिग डेटा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा से रिलेटेड तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल नए हैं। और चूंकि अभी मार्केट में कोई बुक भी अवेलेबल नहीं है, अभी पिछले कुछ एग्जाम्स की बात करें, इसी नए अपडेटेड सिलेबस पे अभी 2 एग्जाम हो रखे हैं, और दोनों एग्जाम्स की मैं बात करूं तो उनके जो क्वेश्चंस आए हैं, ये नए टॉपिक पे आए हुए क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जो आपने कभी ना तो कभी पढ़ा है, ना भी आपने कहीं भी किसी बुक में देखा है, ठीक है? तो बहुत ही जल्द आपको ये सारा का सारा जो कंटेंट है ना, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल की बात करूं तो ये कंटेंट आपको बिल्कुल इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। और बात करें क्वालिटी की तो बहुत जबरदस्त क्वालिटी होने वाली है। थ्योरी के साथ आपकी क्लास चलने वाली है ना? थ्योरी पूरा आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, साथ ही साथ आपके पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो है इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।